की रेलेवेंस एक सेकंड, एक एक करके निमि जी, एक सेकंड। ममता त्यागी जी कुछ कहना चाह रही, ममता त्यागी जी, उसके बाद शेखर जी आपके पास आ रहा हूं। ममता जी, मैं वोट शेयर की बात करने से पहले ना हमें एक चीज सोचना होगा कि जब कोई जन आंदोलन चलता है, जिसे आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ था, तो परिवर्तन संस्था एनजीओ और उसके बाद अन्ना हजारे आंदोलन और उसके बाद हुआ था, जो एक रेडिकल चेंज लाना चाहते थे राजनीति में, एक नया चेहरा दिखा रहे थे कि हाँ, एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहे थे लोगों की। उस आंदोलन की वजह से जो आपको पिछले चुनावों में वोट शेयर मिल रहा था, वो इस वजह से ज्यादा मिल रहा था। ऐसा नहीं था कि आम आदमी पार्टी कुछ अनएक्सपेक्टेडली ऐसा कर रही थी जिससे लोगों का भला हो रहा था, लोग उससे बहुत खुश थे। वो जन आंदोलन का असर था। धीरे 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 जब वो जन आंदोलन घटता गया, लोगों को महसूस होने लगा कि ये तो वही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वही भ्रष्टाचार की राजनीति, राधा उससे ज्यादा भ्रष्टाचार इन लोगों ने कर डाला जितना नॉर्मली शायद बाकी लोग ना भी करते हो। इन्होंने लिमिट्स क्रॉस कर दी। तो ये इस वोट शेयर को आप ये मत एनालाइज करिए कि डिफरेंस कम है। इस वोट शेयर को आप ऐसे एनालाइज करिए कि एक जन आंदोलन चला था 10 साल पहले, वो जन आंदोलन घटता 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 अब बिल्कुल खत्म हो गया, जनता ने उसे पूरी तरह से नकार दिया। तो वोट शेयर एनालिसिस में उस जन आंदोलन का ध्यान रखना बहुत जरूरी। लेकिन अगर आंदोलन को ममता जी पूरी तरह से नकार दिया, फिर 43% वोट इनको कैसे पहुंच गए? 43.5%? इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब जो दिल्ली में कार्य करेगी, वो उसके नतीजे सबको सामने दिखेंगे। और अब दिल्ली देखिए, जब चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी को चुना गया, दिल्ली की जनता ने उन्हें चुना, तो उन्हें लगा था कि ठीक है, सेंटर में योगी, दिल्ली में केजरीवाल। आप भी उस टाइम एनालाइज करते हो, आपको भी समझ में आता होगा कि लोग केजरीवाल जी के चेहरे पे एक भरोसा जता रहे थे कि ये सोचते थे कि ये व्यक्ति कुछ करेगा, दिल्ली के लिए स्पेशल करेगा, और सेंटर में वो मोदी जी को लगातार चुन रहे थे। लेकिन आज जब उन्होंने ये उनका दोहरा चरित्र सामने आ गया, चीजें सामने खुल के आ गई, तो अब उन्होंने इसे पूरी तरह से नकार दिया। अब उसने मौका दिया कि देखिए, अब हम आप पर भरोसा दिखा रहे हैं, अब आप करके दिखाइए। जी ठीक है, शेखर कुमार जी। देखिए, ममता जी का जो कहना है कि वोट परसेंटेज को लेके जो कमेंट कर रही हैं, आप मुस्तफाबाद की सीट देखिए, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर मोदी जी को सबसे ज्यादा बुरा भला कहने वाला ओवैसी, आज तक उसके खिलाफ कोई केस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और उसकी पार्टी 40-40 हजार वोट ले जाती है। वहां भाजपा का उम्मीदवार जीतता है। क्यों जीतता है? क्योंकि सेकंड नंबर पे आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है, जो 17,000 वोट पीछे और 40,000 वोट लेके आए ओवैसी की पार्टी। ये जो राजनीति कह रही है, आपने कोई ऐसा अगर भला काम करा होता तो आपका मत प्रतिशत बहुत ज्यादा होता। जो यमुना की भी बात हो रही है, स्कूल की बात हो रही है, हॉस्पिटल की बात हो रही है, आम आदमी पार्टी की आपको एक मानना पड़ेगा कि अचीवमेंट है। हिंदुस्तान का अकेला ये इलेक्शन है दिल्ली का जहां मुद्दों पे बात हो रही है। यहाँ आप यमुना की बात करते हैं, प्रधानमंत्री यमुना गंगा की बात करें, पर यही यमुना माता, आगरा की यमुना माता मौसी हो जाती है, वो माता नहीं रहती। कानपुर की गंगा मैया मौसी हो जाती है, बुआ हो जाती है, वो माता नहीं रहती। वहां एक बार को डुबकी लगा कर दिखाए कोई भाजपा कानपुर की गंगा में और आगरा की यमुना में। आ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने वाकई कैंपेन जो किया है वो सिर्फ अपने काम पर किया है, काम पर निर्धारित कैंपेन। ममता जी रिएक्ट करना चाह रही है आपको, सौरभ दुबे जी आपके पास आ रहा हूं। केजरीवाल की सारी पॉलिसियों को आप जारी रखें। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है, चीजों को छुपाने के लिए प्लीज मौसी का एग्जांपल मत लीजिए। केजरीवाल जी की यही वो यमुना नदी है जो आगे के संगम में मिलती है, और इलाहाबाद में इसी में संगम हो रहा है और इसी पर कुंभ का आयोजन हो रहा है। आप ये बात पे ध्यान रखिए। दूसरा एक चीज और बता दें, कानपुर की गंगा नदी कुंभ में जो हुआ है दुनिया देख रही है, तो सिर्फ आप हरियाणा की बात कर रहे थे, तो आप तो डबल माइंड गेम यहीं पर सामने क्लियर हो रहा है। आप जो चीजों को एनालाइज करते हैं, चश्मा बदल देते हैं, हर बार चीजों को अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से प्रेजेंट कर रहे हैं। संगम अलग है। कानपुर के गंगा का प्रदूषण लेवल एक बार डेटा उठाकर देखिए, और कुंभ में जो आपने करवाया है, कुंभ में जो आपके मिसमैनेजमेंट से हजारों श्रद्धालुओं की जान गई है, वो भी आप जानते हैं। अरे प्लीज हजारों वर्ड मत बोलिए, मत बोलिए। बोलने से पहले सोचिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं कुंभ के लिए। हजारों वर्ड, हजारों, एक एक व्यक्ति का डाटा आपके पास अवेलेबल है, कितने व्यक्ति के, वो भी छुपाया जा रहा है, यही तो मुद्दा है। 8 करोड़ लोग, 8 करोड़ लोग संगम में नहाने गए थे, वहां पर एक छोटी सी दुर्घटना की वजह से हमें भी दुख है
हमें बहुत ज्यादा दुख है इसका। रातों रात आज तक कभी कुंभ का आयोजन इस तरह नहीं हुआ। आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ठीक है, अभी महाकुंभ पर भी चर्चा कर लेंगे, महाकुंभ पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन बात दिल्ली के पॉलिटिक्स की हो रही है कि भाई दिल्ली में जो रिजल्ट आया और जो हैवीवेट्स हार गए उसका क्या, अखिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका निमी जी कुछ कहना चाह रहे थे। अखिल जी एक सेकंड सर। ममता जी ने अभी कहा कि उनके पास में डेटा है जो उन्होंने पब्लिक कर दिया है, तो हमारे को भी वो उपलब्ध करा दीजिए। जिन लोगों की जान गई थी, किन लोगों की जान गई थी, उनके एक एक के नाम आप बता दीजिए, अगर आपने वो डेटा पब्लिक करा है कि नहीं। बिल्कुल, मैं आपको भेज दूंगी। अभी कैसे भेजेंगे आप बता दीजिए। नहीं कराया आपने, आप झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। पूरा डाटा ऑफिशियली कहाँ पे ठीक है, किसने कराया? महाकुंभ पे अलग से चर्चा कर लेंगे। निमी जी कुछ कहना चाह रही। निमी जी दो बातें कहूंगी। विवेक जी, मैं सिर्फ 2 बातें कहूंगी। देखिए, ये 3 फरवरी की रिपोर्ट है कि साबरमती रिवर देश की सेकंड सबसे पोल्यूटेड रिवर है, तो इस पे मोदी जी क्या बोलेंगे। और दूसरी बात, कुंभ की बात हो रही थी, जब लोग मरते हैं तब कैमरास नहीं जाते, बताया नहीं जाता। जब मोदी जी दिल्ली के इलेक्शन वाले दिन उसमें स्नान करते हैं तब घंटों उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। अब ये ऑप्टिक्स नहीं है तो क्या है? ईडी सीबीआई से आपका लगातार मोदी जी का हिंदुत्व एजेंडा लास्ट में लेके आ गए। अब इस तरह की पार्टी से कोई कैसे नैतिकता की बात करे? विवेक जी खुद बता देंगे, कोई मीडिया चैनल ऐसा नहीं था जिसने कुंभ में जब ये दुर्घटना हुई उसकी सुबह से लेके पूरे दिन 24 घंटे लगातार उसकी कवरेज चली लगातार। आपने लिस्ट पे सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो मिसिंग है और सेकंड इंसिडेंट को दबा दिया आपने। और आज की भी रिपोर्ट है एक करके प्लीज एक करके ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिल्ली इलेक्शंस पर हम अभी बात करें। मैं पहली बात, दूसरी बात एक सेकंड आपकी बात जा रहा हूँ मैं। निमी जी, ममता त्यागी जी, शेखर कुमार जी और अखिल जी, सौरभ दुबे जी भी, और बाकी जितने जी हमारे साथ टीवी पर जुड़े हुए हैं सभी जी को मैं कहना चाहूंगा, भाई हजारों लोग मरेंगे तो हजारों लोगों की डेड बॉडी भी तो होगी, और उस डेड बॉडी को कहीं रखा भी तो गया होगा, मॉर्चुरी भी होगी, कहीं कोई इंतजाम किया गया होगा, या वहीं रेत के अंदर दफना दिए सबको। और जहां 24 घंटे कैमरे घूम रहे हैं, हजारों मीडिया वाले हैं, तो कोई एलिगेशन लगाते हैं, उस एलिगेशन में कोई बेस होना चाहिए। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आंकड़ा जो जारी किया गया वही सही है, आंकड़े में अंतर हो सकता है, लेकिन हजारों बोल देना आउटराइटली ये ठीक नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था। सारे मीडिया में, सारे यूट्यूब चैनल पर वो सारे वीडियो रिपोर्ट है, वहां पर इतनी भीड़ हो गई है कि 20-20 किलोमीटर लोग चल रहे हैं और सारे रास्ते बंद। अभी भी सेम सिचुएशन है। सौरभ दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं। सौरभ दुबे जी, मैं महाकुंभ पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। सरकार वहां की काम कर रही है और मैं सरकार से निवेदन करता हूं, जो लोग 1000 के आंकड़े दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश टीम बनी है, जांच रिपोर्ट सामने आने दीजिए। हाँ, उनकी जांच टीम उत्तर प्रदेश की पुलिस जो आए और ये माननीय शेखर कुमार जी, निम्मी रस्तोगी जी, इनसे भी पूछताछ करें, वो 1000 के आंकड़े ले कृपया करके, और उनको जो है ढूंढने का प्रयास किया जाए। ये मेरा विनम्र निवेदन है सरकार से। सुनिए, अब मैं आता हूं दिल्ली के चुनाव पर, जिस विषय के लिए मुझे बुलाया गया, जिस विषय पर मैं आया हूं, शेखर जी देखिए, आप नेशनल चैनल है और इस चैनल को जो है ना करोड़ों दर्शक हैं, इसके बड़ी जिम्मेदारी के साथ बयान दीजिएगा यहाँ पर, अन्यथा जो है आपसे पुलिस पूछताछ कर सकती है। अगर आप इस तरह के कोई आंकड़े देंगे, आपने कोई लिस्ट बनाई है तो बताइए। 1000 लोग ऐसे थे। मैं मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में ही था, मैं वहां 8 दिन तक था, मैंने स्नान किया वहां पर, मैं प्रत्यक्ष वहां पर प्रमाण के रूप में था। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल तथ्यों से परे है। दुखद घटना हुई, मैं उस पर जो है हम सब दुख जता सकते हैं और उनके परिवार को श्रद्धांजलि दे सकते हैं, लेकिन ये जो फर्जी आंकड़े आप ला रहे हैं, ये फर्जी आंकड़ों पे आप घिर जाएंगे। वहां की सरकार अगर कायदे से आपसे पूछताछ करे तो आंकड़े आपको देने चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, आपने क्या कोई लिस्ट बनाई है? क्या कोई लिस्ट है आपके पास जिसमें 1000 लोगों के नाम है? इस तरह से अनावश्यक रूप से जो है राष्ट्रीय टेलीविजन पे, इतने बड़े राष्ट्रीय चैनल पे आप इस तरह के जो है तथ्यहीन आरोप मत लगाइए। पहली बात। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात ये जो आमदनी पार्टी है, आमदनी पार्टी, इसका जो अहंकार खत्म हुआ है, इसके जो अराजक तत्व थे वो जब चुनाव में हार गए हैं तो इनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है साफ साफ। और बौखलाहट के साथ साथ देखिए बड़ी बड़ी टिप्पणियां लोग कर रहे हैं नेता। आज सौरभ भारद्वाज जी क्या कह रहे हैं? सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े एंकर, टीवी के एंकर जो है वो मुझे जिता रहे थे, फिर मैं चुनाव में कैसे हार गया। ये सब टिप्पणियां सौरभ भारद्वाज जी की हैं।
तो ऐसा नहीं है कि जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बड़ी शालीन होकर बैठी है वो कह रही है कि हमने बड़ी विनम्रता से स्वीकार कर लिया, हमारी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी से जिस दिन आप आमदनी पार्टी बन गए उसी दिन जनता के आंखों से आप लोग उतर गए। जनता ने आपको सर पे बैठाया था, जिसमें हम लोग भी शामिल थे, और जनता ने ही आपको उतार दिया। तो आप इसको विनम्रता से स्वीकार करिए, गलती कहां हुई है। और अखिल जी देखिए, अखिल जी ने तो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया है। हरियाणा के अंदर जिस आम आदमी पार्टी ने छलाव किया कांग्रेस पार्टी के साथ, अच्छी खासी सीटों पर उसको फाइट करके हरवा दिया हरियाणा चुनाव। हाँ। तो क्या कांग्रेस पार्टी आज चुनाव लड़ने गई है? तो आप कांग्रेस पार्टी को विलन बता रहे हैं? नहीं, विलन नहीं है, उन्होंने अपना चुनाव लड़ा, ईमानदारी से लड़ा। आपने आंकड़ा दिया था संदीप दीक्षित जी का कि इतने 1000 वोट और इतने 1000 वोट से केजरीवाल आ रहे। मैं कह रहा हूं भाई ऐसे आंकड़े देने की, भैया वो भी इतनी बड़ी पार्टी रही है, राष्ट्रीय पार्टी। ठीक है, मैं अखिल जी से जवाब लड़ना अधिकार है उसका। जी हाँ, थोड़ा सांस ले लीजिए। अखिल जी कह रहे हैं आपकी वजह से चुनाव हारे आम आदमी पार्टी वाले। नहीं, आम आदमी पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है और हम लोग अपना चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग दोनों ही एक राजनीतिक दल है। हमारा काम चुनाव में पार्टिसिपेट करने का भी और उसको लड़ने का भी होता है, उसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब भी हम यहाँ पे कोई चीज कहें, क्योंकि मैं इसको वो छोटी डिबेट में तो नहीं कन्वर्ट करना चाहता, जब भी हम लोग कुछ कहते हैं, क्योंकि अभी महाकुंभ वाली भी बात पे उसको तोड़ मड़ोड़ कर आपने धमकी तक दे दी कि पुलिस के थ्रू वो 1000 के, हमने ये नहीं कहा है। हमने ये कहा था कि जब 30 लोग या जितने भी लोग मारे जाते हैं तो उनकी सूची भी आनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि हम लोग जो डिसेंट्रलाइजेशन बिल्कुल आनी चाहिए, मैं सपोर्ट करता हूं, बिल्कुल करते हैं, तो उससे एक अच्छा रहता है। हमने वो कोविड का जमाना भी देखा हुआ था और उस टाइम पे भी चीजें देखी हुई थी, तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा इसके बारे में कैसा रहता है। तो मैम ने कहा कि वो आ गई है सूची, तो आप चैनल के माध्यम से हमारे पास में भी उसको सूची को उपलब्ध कराने का अगर कष्ट करेंगे तो हमारे को भी ठीक लगेगा। ममता त्यागी जी आंसर करना चाह रही। ममता त्यागी जी, कोविड का मैनेजमेंट जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसका कोई दूसरा उदाहरण विश्व में भी नहीं है। रही बात महाकुंभ की, महाकुंभ में भी जो मैनेजमेंट आज आप वहां जाकर देख लीजिए, अभूतपूर्व है। आज तक कभी कुंभ के लिए मैम हम कहाँ पे जाएंगे? एक आम आदमी कहाँ जा सकता है? आप बताइए। आप इस तरह की बातें कर रही हैं कि हम जाकर देख लीजिए। आप बताइए कि आप क्या मैनेजमेंट कर रहे हैं। कभी वहां पे आग लग जाती है, कभी सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, कभी स्टैम्पीड हो जाता है। तो आप बताइए कि उसके लिए आप क्या क्या कर रहे हैं। अपने आप और जिन लोगों ने अपनी जान खोई है, सफल आयोजन है। और दूसरी बात, रही बात कोविड या किसी भी मैनेजमेंट की, कोई भी सबसे बड़े आयोजन आज तक भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से पूरे डेडिकेशन के साथ करे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने आज तक देश के लिए कार्य किया है। कोई और राजनीतिक पार्टी ना तो की विल पावर रखती है, ना की क्षमता रखती है कि इतने बड़े डिसीजन ले पाए। और जो हम कहते हैं जी, लेकिन मैं देखिए, मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं फिर से सभी गेस्ट से। जी, मैं देखिए सभी गेस्ट से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, चूंकि ये डिबेट जो मैंने शुरू की थी वो डाइवर्ट हो गई है, अब कंप्लीटली वो कुंभ की तरफ चली गई है। मैं दिल्ली इलेक्शन पे वापस आप लोगों को लाना चाहूंगा। जो सवाल मैंने अखिल जी से पूछा कि भाई आपने जो चुनाव लड़ा, आपने जो 2% वोट लिए हैं, बढ़ाए हैं अपने, वही 2% घटे हैं आम आदमी पार्टी के। तो आप पर क्वेश्चन बार बार इसलिए पूछे जा रहे हैं। जी नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग 2013 तक 15 वर्षों तक हम दिल्ली की सत्ता में थे। शीला दीक्षित जी की लीडरशिप में हमने वहां पे गवर्नेंस दी है। उसके बाद में 2025 के अभी चुनाव में, क्योंकि अभी 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी अगर आप आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की बताते हैं, और हमारा जो उनसे समझौता भी हुआ और हमने जो लोकसभा का चुनाव साथ में दिया, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक गलत मैसेज कन्वे हुआ हो जनता को और हमारे को आम आदमी के पार्टी के साथ का मान लिया गया हो। उसके बारे में आत्मचिंतन करने की हमारे को जरूरत है और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप उसको देखेगी कि क्या क्या गड़बड़ियां हुई और अगली बार कौन सी गड़बड़ियां नहीं दोहरानी है। उसके बारे में तो डिसीजंस ऊपर से हमारे पार्टी के जो नेता लोग हैं वो दे लेंगे। जी, निमी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? निमी रस्तोगी जी, देखिए, प्रजातंत्र की खूबसूरती यही है कि सबको अधिकार है और पॉलिटिकल पार्टी को तो खास तौर पे अधिकार है कि वो इलेक्शन लड़े, क्योंकि किसी भी जो शासन वाली पार्टी है उसको खुला मैदान नहीं देना चाहिए ताकि वो लोगों को रौन सके। विपक्ष बिल्कुल उसके सामने नजर से नजर मिला के खड़ा होना चाहिए ताकि वो लोगों के अधिकारों को रौन न सके। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यही रोल निभाएंगे और यही रोल निभाना चाहिए। हमें कांग्रेस से कोई गिला नहीं है, हम अपने अंदर झांक के देखेंगे। हालांकि गलतियां जो है वो साफ तौर पे नजर आ रही है, किस तरह से हमारा बात गिले शिकवे की तो है ही नहीं। निमी जी, आप दिल्ली में कॉन्फिडेंट इतनी थी कि आपने कांग्रेस को सटने नहीं दिया होगा।
कांग्रेस के लोग खुल के जश्न आप मैं एंकरिंग कर लूं या आप एंकरिंग करेंगे? मैं बता रहा हूं, नहीं तो आप इधर आ जाइए, मैं उधर जाता हूं। कांग्रेस के लोग खुल के जश्न मना रहे हैं। रुक जाइए ना एक सेकंड, मैं निमी जी से सवाल पूछता हूं, आप बीच में आ जाते हैं। निमी जी प्लीज। जी, कॉन्फिडेंस होना तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए अच्छा है, लेकिन हमें लगता है हम अपने बलबूते पर अब आप जब अपोजिशन में है तो आप कांग्रेस और खुद को साथ रखने की बात कह रही हैं। हालांकि कांग्रेस का खाता नहीं खुला, लेकिन क्या ये सोच पहले होती उनके तो अंदर अच्छा होता? की अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे, बस ये कह रही हूँ मैं। जी, अब आप बोल लीजिए सौरभ दुबे जी। नहीं, मैं आपकी भूमिका और मजबूत कर सकता था। नहीं, मेरी मत कीजिए, आप अपनी कर लीजिए मजबूत। मुझे लग रहा है मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। अब मेरी भूमिका की चिंता मत कीजिए। आप हम्बल हैं। देश के सारे राजनेता पता नहीं एंकरों की भूमिका को मजबूत करने में क्यों लग जाते हैं। मेरी मत कीजिए ना, मैं क्लियरली कह रहा हूं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेरा मानना आप अपना जवाब रखिए। देखिए, मेरा मानना यह है कि ये मैंने सारे बड़े नेताओं का बयान सुना। संदीप दीक्षित जी ने लगातार चुनाव के बीच में स्पष्ट रूप से कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने हमें नुकसान पहुंचाया था चुनाव में, और इस चुनाव में निश्चित रूप से हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और जितना उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएंगे। ये बाकायदे संदीप दीक्षित जी का बयान है। इसी तरह के लगातार कांग्रेस पार्टी के बड़े बयान आए हैं, और वहीं पर स्पष्ट रूप से अरविंद केजरीवाल जी जो लगातार कांग्रेस को जो है बताते रहे कि भ्रष्टाचार पार्टी है, कांग्रेस को पूरे चुनाव कैंपेनिंग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे कांग्रेस पार्टी के ऊपर। स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की फाइल लेके घूमते थे, स्वर्गीय शीला दीक्षित को भ्रष्टाचारी बताते थे कि हम आते हैं इनको जेल भेज देंगे। ठीक है, मैं शेखर जी से इसका जवाब ले लूंगा। जी, एक शेखर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं इससे जवाब ले लूंगा, लेकिन एक शेखर जी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरी अचानक से नजर पड़ी। शेखर जी आप इसका जवाब दे लीजिएगा। मैं एक लाइन की बात कहना चाह रहा हूं। आवाज आ रही है आपको? शेखर जी आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे आवाज आ रही है। मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाह रहा था दर्शकों के सामने। फर्क की बात हो रही है कि भाई कांग्रेस का कितना वोट शेयर बढ़ा, आप कितने से कम रह गए 2% से। वोटिंग टर्नआउट जो हुआ इस बार का इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से 60.42% हुआ, और 2020 का आपको मैं वोटिंग टर्नआउट बताता हूं, वो था 62.59%। ये यहां पर भी 2% का ही खेल है सर। 2% कम वोटिंग हुई और वही 2% से आप कम रह गए। शेखर जी देखिए, इसके अलावा फैक्टर्स बहुत है जो आखिरी दिनों में क्या पता वो 2% बहुत नाराज लोग हों जो आपसे आपको वोट नहीं करना चाहते हो आम आदमी पार्टी को, और वो निकले ही ना घरों से, उन्होंने वोट ही ना किया। नहीं, मसला ये नहीं, मसला ये है कि लास्ट के 15 दिनों में जो अचानक बहुत बड़ी संख्या में वोटर बढ़े कि परवेश वर्मा जी के घर में 23 वोटर हो गए 3 से, कई जगह 2 कमरों के मकान में 36 वोटर है। मैं कह रहा हूँ जो मार्जिन से हमने बात शुरू करी थी, अरविंद केजरीवाल जी का जो मार्जिन है, जो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और नेताओं की लिस्ट दी थी भाजपा नेताओं की, उनके घरों में कितने वोट बढ़े, तो वो तो उससे ज्यादा वही वोट है। ठीक है, वो एक सेगमेंट ऐसा है जो पूर्णतः भाजपा के लिए 100% उनके लिए वफादार रहा, जो वो बढ़ी हुई वोट्स थी। तो आज हमारे लिए बहुत जरूरी है, एक देखिए बहुत मुख्य मुद्दा है, बात हार जीत की नहीं है, बात यह है कि चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं को ये देखना पड़ेगा कि वोटिंग इतनी 60% से बढ़ क्यों नहीं रही। ये आज की बात नहीं, मैं पिछले 1 दशक की बात कर रहा हूँ कि 1 दशक में और अगले 1 दशक में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। नोटा की संख्या क्यों बढ़ रही है, लोग उदासीन क्यों हो रहे हैं, उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर हम वोट देंगे तो वो पता नहीं सही जगह पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, ये चुनाव जो है वो हमारे हिसाब से हो रहे हैं नहीं। ये विश्वास जताना, देखिए कानूनन सही होना एक बात है और कानूनन सही दिखना भी जरूरी। तो मुझे ये लगता है ये विश्वास जो कम हो रहा है, चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं को कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा जरूर करना पड़ेगा जहां वो अपनी विश्वसनीयता को बनाए। ठीक है, ममता त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ममता त्यागी जी। शेखर जी से ये कहना चाहूंगी कि जब कोई चुनाव प्रॉपर्ली संपन्न हो जाता है तो उसके रिजल्ट को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए। रही बात चुनाव आयोग पर उंगली उठाने की, जब हम जीते तो चुनाव आयोग बिल्कुल पाक साफ, ईवीएम बिल्कुल पाक साफ। अगर हम चुनाव हार गए तो अब चुनाव आयोग की गलती, रोहिंग्याओं के आधार कार्ड कौन बनवाने के लिए आगे बढ़ रहा था, पाकिस्तानियों के लिए कौन साथ देगा। मेरा एक सवाल है, उसके बाद आप कह रहे कि हार के लिए आप चुनाव आयोग को, दूसरी बात चुनाव आयोग खाली आपके लिए हमारी वो आपकी बात सुनता है, आपके हिसाब से वोटर्स को बढ़ाता है घटाता है, वो खाली एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता है। उसके आगे का सुन लीजिए, चुनाव आयोग के लिए तो केजरीवाल जी ने इलेक्शन से पहले ही पता नहीं क्या क्या बोल डाला था कि देखिए वो अपने रिटायरमेंट के बाद का प्लान कर रहे हैं, क्या क्या चीजें नहीं बोली, ये सब मीडिया में है, सबके सामने है।
वो तो पहले से ही, पहले 15 विधायकों के पास फोन भी आ गए थे, 15 करोड़ के ऑफर भी हो गए थे। कभी सपने में नानी थी आती थी, कभी उन्हें सपने में पता नहीं क्या क्या नहीं होता था। रोज एक नई स्टेज, नया प्लेटफॉर्म, नई नौटंकी, नई चीजें ये लाई गई। अब जब चुनाव हो गया है तो मैं निम्मी जी की पूरी तरह से इस बात से एग्री करती हूँ, सहमत करती हूँ कि हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उसे एलिगेंटली हम्बली एक्सेप्ट करके आगे बढ़े। एक ओवरऑल चीज उदासीन हो रहे वोटर्स पे थी। दूसरी बात जो आपने कही कि जीते तब क्या पॉइंट नहीं था, मैं कहता हूँ भाजपा की तरफ से कोई भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ अगर शिकायत गई हो चुनाव आयोग में, वो चुनाव आयोग ने अगर एड्रेस नहीं किया हो तो आप बता दीजिए। आम आदमी पार्टी के पास ऐसी कई शिकायतें हैं जो चुनाव आयोग के पास गई और चुनाव आयोग को केजरीवाल जी का चुनाव प्रचार फौरन बंद करा देना चाहिए था, बैन कर देना चाहिए था। जिस दिन उन्होंने वाटर टेररिज्म शब्द का प्रयोग किया, विधानसभा चुनाव हो गए, अपने आप में इतना शेखर जी जल्दी से, शेखर जी कि उसके बाद उन्हें चुनाव प्रचार एक करके शेखर जी किया जल्दी से प्लीज। हाँ, आप यही कहना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने गलत किया? चुनाव आयोग ने डिसीजन लिया, आपको फेवर किया नहीं लिया, आपके आगे डिसीजन नहीं लिया। चुनाव आयोग ने गलत किया ना आपके साथ? मतलब आप जो कह रहे हैं ना कि हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, उसका वो निष्पक्ष एजेंसियां अपने हिसाब से करती है, वो किसी पार्टी के हिसाब से नहीं काम करती। मैं आपको ये एग्जांपल उदाहरण देना चाह रही हूँ, इस पर गौर करिए। जब चुनाव आयोग अभी तक सही था, 3 बार से जीत रहे थे, अब चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाने लगे। कमाल है भाई साहब, कमाल है। मतलब लगातार आपकी जीत हो रही थी, डॉक्टर निम्मी रस्तोगी कुछ कहना चाह रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक शब्द नहीं बोला चुनाव आयोग, उन्होंने किसी पर कुछ नहीं बोला, उन्होंने ईवीएम को भी कुछ नहीं बोला। मुझे तो लगता है एमसीडी पे ध्यान देना चाहिए। एमसीडी में आप लोग चुनाव के बाद अगर चुनाव भाई कांग्रेस का खाता नहीं खुला तो कम से कम ईवीएम पर 2 लाइन बोल देते, थोड़ी बहुत बातचीत रह जाती, थोड़ा डिबेट का पॉइंट हमको भी मिल जाता। निम्मी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद अखिल जी के पास जा रहा हूं। एमसीडी से भी जाने वाले हैं। नहीं, अभी तो आप क्या एमसीडी में लड़ेंगे क्या फिर? निम्मी जी अब पहले तो इस तरह के वक्तव्य सौरभ जी दे रहे हैं तो मुझे हंसी आ रही है, माफ कीजिएगा। आज का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा हंसने वाला नहीं है, बट इन लोगों की कैलिबर ऑफ डिबेट पे मुझे वाकई अम्यूजमेंट हो रहा है। दूसरी बात देखिए, गंभीरता से अगर हम सोचें तो अगर कोई व्यक्ति जीत जाता है तो उसके सारे अवगुण गुण हो जाते हैं, और अगर कोई व्यक्ति हार जाता है तो उसके गुण या अच्छे काम भी उसमें लोगों को कीड़े नजर आने लगते हैं। अरविंद केजरीवाल से लोग हेट इसलिए करते हैं क्योंकि वो स्पेड को स्पेड बोलते हैं, वो भ्रष्ट लोगों के चेहरे को उजागर करते हैं। वो जो नेक्सस है सरकार का, ईडी का, सीबीआई का, इलेक्शन कमीशन, पुलिस और न जाने क्या क्या, उसको साफ साफ बोलते हैं, बेखौफ बोलते हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को लोग हेट करते हैं, वो लोग जिनका अपना सेल्फ मोटिव इस इक्वेशन में है। तो हमें कोई हैरानी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल इतने ज्यादा नापसंद किए जाते हैं सत्ता के गलियारों में, लेकिन कॉमन लोगों के लिए वो काम करते हैं, और इसीलिए 43% 5 वोट उनको कॉमन लोगों से मिले हैं जिनकी वेलफेयर के लिए वो काम करते हैं। जी इस चुनाव का मतलब ये भी निकालिए कि केजरीवाल जी से आम जनता परेशान थी, उनकी सच्चाई उनके सामने आ गई थी। जो बिल्कुल साफ सुथरा चेहरा वो जनता के सामने लाए थे, वो भ्रष्ट रंगा हुआ साफ दिल्ली की जनता को दिख गया, तो उन्हें सत्ता से बाहर किया है। इसका दूसरा मतलब नहीं निकालिए, ये कही कि उनको कहा है कि आप सत्ता या दिल्ली की सरकार चलाने के लायक नहीं है। ठीक है, अखिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अखिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अखिल जी, ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि भाई इन्होंने तो ईवीएम को लेकर कुछ भी नहीं कहा, जबकि आप लगातार ईवीएम को लेकर क्वेश्चन करते रहे। हमने, अगर आपको ध्यान में होगा, जब अभी रिजल्ट आ रहा था उससे एक दिन पहले महाराष्ट्र के लीडर्स के साथ में राहुल गांधी जी ने एक प्रेस वार्ता नई दिल्ली के अंदर करी थी, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में, अभी क्योंकि अगर आप मेरी कोई भी बात सुनते ही अगर ये कहेंगे कि ये देखो ईवीएम का रोना शुरू कर दिया, ये सब ईवीएम के बारे में नहीं, लेकिन जो वोटर लिस्ट थी, जो नए नाम जोड़े गए उन और जो नाम डिलीट हुए, तो हमने उन चुनाव आयोग से गुजारिश करी थी कि हमारे को इसकी सूची, क्योंकि जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है उस पे जो आपकी फाइल अपलोड करी गई है नए नामों की, कई करोड़ों नाम उसके अंदर हैं, उसके डेटा भी हमने लेटर के माध्यम से चुनाव आयोग को मुहैया कराए थे, तो वो लिस्ट हमारे पास में है नहीं। तो हमारे को ये करोड़ों लोगों के नाम जो नए निकाले गए, नए जोड़े गए,
महाराष्ट्र के अंदर हुआ था उसके बारे में जो कही थी। क्योंकि अगर आप देखें कौन सी पार्टी जीत जाती है वो आगे चुनाव आता है, पहले रह गया है, वो वाली बात के अलावा एक जो ट्रांसपेरेंसी, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, अगर चुनाव आयोग ढंग से काम नहीं करेगा और लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि वो एक अच्छा काम कर रहा है और निष्पक्ष काम कर रहा है और पूरी पारदर्शिता के साथ में कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक हमारे लोकतंत्र को तो नुकसान पहुंचाएगा ही। और लोगों की जो आस्था है, अगर आज की डेट में अगर मैं अपना वोट देकर जाता हूं तो चाहे मैं किसी भी पार्टी को दूं, लेकिन मेरे को ये एक उम्मीद और एक विश्वास होना चाहिए कि वो उसी जगह पे वोट जा रहा है और किसी भी तरह से उसमें बेईमानी नहीं दिखनी चाहिए। क्या चुनाव फेयर नहीं हो रहे हैं? चुनाव आयोग की है। देखिए ये क्या चुनाव फेयर नहीं हो रहे हैं? देखिए इस देश में एक ईवीएम विलाप मंडली है भाई। पीसीआर जब मैं सवाल पूछता हूं तो मुझे स्क्रीन पे भी ले लिया कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। नहीं, आप इनसे ऐसे जवाब ले रहे हैं ये जैसे कोई ईवीएम के एक्सपर्ट हो या फिर ये चुनाव आयोग को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये बेचारे लोग आते हैं, इनको कोई मलाई की आस है, इनको अपना काम करना। मेरे को आप पता है किस पे सवाल उठा रहे हैं? जो जनता लाइन में खड़े होकर वोटिंग करती है ना, आप उसको कह रहे हैं कि आप जो वोट दे रहे हैं वो ठगे जा रहे हैं। अरे भाई ये है, आपने कहा ना, आपके हिसाब से ईवीएम के एक्सपर्ट लोग तो आपको जवाब दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जवाब दे चुका है। आप कौन है? आप ईवीएम एक्सपर्ट हैं ये पूछ रहे हो? नहीं, आप एक बात बताइए, क्या आप ईवीएम एक्सपर्ट है? मैंने ये नहीं पूछा, मैंने देश में चुनाव फेयर नहीं हो रहा है। अखिल जी ईवीएम के बारे में से नहीं पूछा था। खैर ऐसी बात एक्सपर्ट है। देखिए हम लोग अगर वोट दे रहे हैं, अगर लाइन में खड़े होकर वोट दे रहे हैं, आप बताइए कि आप वोट दे रहे हैं ना। किस चीज में? अखिल भाई सुन लीजिए, अब ध्यान से मैं आपकी बात ही कह रहा हूं, सुन लीजिए। अगर जनता आपको पूरी धूप में, जनता है, अगर जनता धूप में खड़े होकर के अगर वोट दे रही है, आज केजरीवाल जी को भी 43%, 44% वोट मिला है, तो क्या जनता ये मान ले कि हम जो वोट दे रहे हैं वो फर्जी है? क्या जनता? हाँ बिल्कुल जनता हूं मैं। क्या मेरा वोट नहीं है? नहीं, मेरा वोट नहीं है क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? किस तरह की बात कर रहे हैं? देखिए इस तरह की बातें मत करिए। आप लोगों का लगातार क्या हो गया है कि जब भी चुनाव हारते हैं ईवीएम पे रोते हैं, चुनाव आयोग पे ठिकरा फोड़ते हैं और लगातार अपनी जो नाकामयाबी है उसको छुपाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस देश के अंदर जितने लोग, जो एक चुनाव की व्यवस्था है, जो एक संवैधानिक संस्था है और उसमें विश्वास करके, आस्था करके उस लोकतांत्रिक पर्व में जो लोग शामिल होते हैं, जनता की बात कर रहा हूं, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ मत करिए। अगर वो लोग वोट देते हैं तो इसी विश्वास पे देते हैं कि कर्नाटक में अगर वोट दिया तो कांग्रेस की सरकार बनी है, हिमाचल में अगर वोट दिया तो कांग्रेस की सरकार बनी है, अगर पंजाब के अंदर वोट दिया तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप इस तरह की बातें मत करिए। आप कौन है? नहीं, आप कौन? मैं सामान्य नागरिक हूँ इस देश का। सामान्य नागरिक नहीं, भारत का नागरिक हूँ, भारत का मतदाता हूँ, दिल्ली दिल्ली का मतदाता हूँ। और क्या चाहिए बताइए आपको? दिल्ली का मतदाता तो सभी हैं। नहीं तो सभी लोग आपके आधार पर फिर वोट करना ही बंद कर दें। कौन सी ऐसी खासियत आप जो मैसेज दे रहे हैं उसके आधार पर लोग, जनता वोट ही नहीं करेगी, फिर आप लोग चुनाव कैसे लड़ेंगे? फिर चुनाव कैसे जीतेंगे? एक रिएक्शन ले लेते हैं जी। ममता जी कुछ कहना चाह रही हैं? ममता जी देखिए, मैं जल्दी से शॉर्ट में ममता जी प्लीज। चाहूंगी कि चुनाव के बाद या चुनाव के रिजल्ट को देखने के बाद चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना या उसमें संदेह पैदा करना एक आम जनमानस के लिए अच्छी चीज नहीं होती है, क्योंकि वो हमारे ही लोकतंत्र को कमजोर कर रही होती है। दूसरी बात, कल राज्यसभा में जो राष्ट्रपति अभिभाषण पर थैंक्सगिविंग भाषण था मोदी जी का, उन्होंने उसमें भी बोला कि चुनाव आयोग की जब नियुक्ति हो रही होती है या उसमें सेलेक्ट होते हैं तो उसमें अपोजिशन का भी उतना ही पार्ट होता है। ठीक है, मैं जल्दी से निमी जी से एक रिएक्शन, जल्दी से निमी जी। हाँ, चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में सबने देखा, पूरे देश ने कैमरे पे देखा कि भाजपा द्वारा नियुक्त किए अनिल मैसी जी ने बेईमानी की, तो जनता का ट्रस्ट तो गिर ही जाएगा। अब देखिए, ये जितनी भी एजेंसीज है, चाहे चुनाव आयोग हो या ईडी हो या पुलिस फोर्स हो या कोर्ट्स हो, ये सब किसी पार्टी या शासक की बपौती नहीं है, ये इनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज नहीं है कि इन्हीं के फेवर में बोलेंगे। ये जनता के पैसे से चलती है, जनता के लिए है, तो ऑब्वियसली जनता की जवाबदेही। लेकिन आप लोगों ने तो ऐसा कोई सवाल अभी तक उठाया नहीं ना निमी जी? मैंने नहीं उठाया, हमने नहीं उठाया। जहां गलती देखेंगे वही उठाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट में शामिल होने के लिए। डिबेट में फिलहाल इतना ही, लेकिन साथ ही आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दे दें। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए लॉग ऑन कीजिए